जोहार झारखंड। आज 20 सितंबर 2020। आज हम आपको ईरानी और मध्य दुनिया आक्रमण के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टू द पॉइंट बताने जा रहे हैं। पश्चिमोत्तर भारत में तंबोज, गंधार और मद्र आदि राजा ईसा पूर्व 6ठी सदी में आपस में ही लड़ते रहते थे। हिंद तुर्क के दर्रों में इस क्षेत्र में बाहर से आसानी से घुसा जा सकता था। ईरानी शासक दारवाह्यू या डेरियस 516 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में घुस गया और उसने पंजाब, सिंध नदी के पश्चिम के इलाके और सिंध को जीतकर अपना साम्राज्य में मिला लिया। ईरानी अभिलेख में सिंध तो हिंद का नाम दिया जाता है। यह क्षेत्र फारस ईरान का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। फारस साम्राज्य में कुल मिलाकर 28 क्षत्रपियाँ थी। भारत पर सिकंदर के हमले तक पश्चिमोत्तर भारत में के हिस्से ईरानी साम्राज्य के अंग बने रहे। ईरानी लिपिकार तातीब भारत में लेखन का यथार्थ रूप ले आए, जो आगे चलकर खरोष्टी नाम से मशहूर हुआ। यह लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि ईसा के 3री सदी तक इस देश तक चलती रही। तो इस प्रकार से थे ईरानी और मध्य दुनिया जो आक्रमण हुआ वह दोनों जो है ईसा पूर्व 6ठी सदी के बाद 516 ईस्वी में प्रथम जो हमारा देश में ईरानी शासक आया वह दारयाबू या डेरियस था, जिन्होंने पंजाब सिंध नदी के पश्चिम जीत कर अपना 28वां राज्य बनाया, 20वां प्रांत बनाया। और फारस साम्राज्य में कुल 28 क्षत्रप या राज्य थे। भारत पर सिकंदर के हमले तक पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी साम्राज्य का अंग बना रहा। मौर्य वास्तुकला पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटों के आकार का गुंबद, ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित थे। अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में भी ईरानी प्रभाव देखा जा सकता था। उदाहरण, ईरानी शब्द लिपि के लिए अशोककालीन लेखकों ने लिपि शब्द का प्रयोग किया। यूनानियों तो भारत की अपार संपत्ति की जानकारी ईरानियों के जरिए मिली। अंततोगत्वा भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कर दिया। तो ईरानी के द्वारा ही यूनानी लोग भारत के बारे में जाने और अंततः सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। ईसा पूर्व 4ठी सदी में विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए यूनानियों और ईरानियों के बीच संघर्ष हुआ। मध्य दुनियावासी सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, इराक और ईरान को जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। इतिहास के पिता कहे जाने वाले हेरोडोटस और अन्य यूनानी लेखकों ने भारत का वर्णन अपार संपत्ति वाले देश के रूप में किया था। इस वर्णन को पढ़कर सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ। सिकंदर ने भौगोलिक अन्वेषण और प्रकृति विज्ञान के प्रति तीव्र ललक थी। पश्चिमोत्तर भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति उसके इस योजना के लिए उपयुक्त थी। यह क्षेत्र अनेक राजतंत्रों और कबायली गणराज्यों में बटा हुआ था। सिकंदर ने पाया कि इन रजवाड़ों को एक कर जीत लेना आसान है। इन इलाकों के शासकों में 2 सुविख्यात थे। पहला तक्षशिला का राजा आभी और दूसरा पोरस,
जिसका राज झेलम और चिनाब के बीच पड़ता था। ईरान पर विजय पा लेने के बाद सिकंदर काबुल की ओर बढ़ा, जहां से खैबर दर्रा पार करते हुए वह 326 ईसा पूर्व में भारत आया। सिंधु नदी तक पहुंचने में उसे 5 महीने लगे। तक्षशिला के शासक आम्भी ने आक्रमणकारियों के सामने तुरंत घुटने टेक दिए। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, मगर वह उस भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसका राज्य लौटा दिया तथा फारस को अपने सहयोगी बना लिया। पोरस तो अपना सहयोगी बना लिया, मित्रता कर ली। वह पूर्व की तरफ और बढ़ना चाहता था, मगर उसकी फौज ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा, युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठावान है और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। वह भारत में लगभग 19 महीने 326 से 325 ईसा पूर्व रहा, जिसके दौरान वह हमेशा लड़ाई में ही लगा रहा। अधिकांश विजित राज उनके शासन को लौटा दिए। उनके जितने जीते थे सिकंदर ने, उन्होंने उनके शासक तो ही लौटा दिए जिन्होंने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, परंतु उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया। 3 यूनानी गवर्नरों स्थानीय शासकों के हाथ में सौंप दिया। सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन भारत के निकट संपर्क में आने का अवसर दिया। उसने अपने साम्राज्य में एक नया भारतीय प्रांत जोड़ा। भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना हुई। सिकंदर के अभियान 4 भिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुले। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ और व्यापार की तत्कालीन सुविधा बढ़ी। यूनानी उपनिवेश काबुल क्षेत्र में सिकंदरिया शहर, झेलम के तट पर बुतेफाल और सिंध में सिकंदरिया था। सिकंदर ने अपने नए बेरे तो अपने मित्र नियातिस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने और बंदरगाहों को ढूंढने के लिए रवाना किया। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरणों छोड़ गए। उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास भी लिख छोड़ा है, जिससे हमें भारत में हुए घटनाओं का तिथि कर्म निश्चित आधार पर तैयार करने में सहायता मिलती है। वे हमें सामाजिक और आर्थिक हालत के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप द्वारा अपनी लड़कियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत में उत्तम नस्ल वाले बैलों के बारे में बतलाते हैं। सिकंदर ने वहाँ से 2 लाख बैल यूनान में इस्तेमाल के लिए मकदूनिया भेजा। बढ़ई भारत की सबसे उन्नत दस्तकारी थी। बढ़ई रथ, नाव और जहाज बनाते थे। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता तो नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य को विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। यह मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, ताकि उनका हिस्ट्री का टोटल पॉइंट सब्जेक्ट वाइज मैं आपको साथ बता सकूं और कॉम्पिटिटिव तैयारी करने में आपकी सहायता कर सकूं। धन्यवाद।